अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। 11 जून को तहरीक-ए-इंसाफ़ हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। इनफैक्ट बजट के आने से पहले ही सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि ये एक अवाम दोस्त बजट होगा और इमरान खान ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि अवाम को खुशखबरी मिलेगी, रिलीफ़ मिलेगा। और बजट के आने के फ़ौरन बाद ही हैशटैग प्रो पब्लिक बजट जो है वो बेसिकली ट्रेंड होना शुरू हो गया था सोशल मीडिया पर। दूसरी जानिब मुखालिफ जमातों ने हमेशा की तरह इस पर कड़ी तनकीद की और एक पॉलिटिकल नॉइज़ क्रिएट हो गई सोशल मीडिया पे। इस तमाम शोर शराबे के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो दब जाती हैं। इसीलिए हम आज ये वीडियो कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे बजट का, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से। मेरी कोशिश होगी कि अपने आप को सवालों की हद तक महदूद रखूं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हुकूमत का वकील भी बन जाऊं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक़दस अफ़ज़ल, प्रोग्राम डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी प्रोग्राम, हबीब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब ने पीएचडी किया हुआ है इकनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिज़ूरी कैंसस से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस बजट को क्या हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? देखें, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बजट इट्स नॉट अ बैड बजट। इसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सा अच्छे एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोकस किया गया है लोगों की जॉब्स क्रिएशन की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रह भी गई हैं और मेरा ख़्याल है कि अगर वो तमाम चीज़ें इसमें डाल दी जाती, जो कि हो सकता है आने वाले साल में ये एडमिनिस्ट्रेशन या ये हुकूमत बजट की तरफ फोकस करे, तो फिर सही मानों में इसको मैं प्रो पीपल बजट कह सकूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, तो आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी इस बजट में? देखिए, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले में, और ये स्पेशली ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है कोविड-19 के आने के बाद। एक हालिया स्टडी आई है, 2 पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने की थी, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में पॉवर्टी का इंसिडेंस तकरीबन 20 मिलियन लोगों तक जा रहा है। ये तकरीबन आपकी टोटल पॉपुलेशन का 10% है। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि एहसास/BISP प्रोग्राम को मैसिवली इन्हांस करने की ज़रूरत थी। इस वक्त गवर्नमेंट ने उसमें तकरीबन 24% का इजाफ़ा किया है। तकरीबन 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपये से उसको 246 बिलियन पे ले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। इसमें काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसको तकरीबन 500 या 600 बिलियन पे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ारूक, अगर आप देखें, हमारी जैसी कंट्रीज़ अपने जीडीपी का तकरीबन 1.5% सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंदर लगाती हैं। अभी जिस किस्म का हमारा सिचुएशन चल रहा है, अभी हम सिर्फ 0.4 या 0.5% लगा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पावर्टी का इंक्रीज़ करना, पावर्टी गुर्बत में इजाफ़ा होना और मज़ीद लोगों का ख़त गुर्बत के नीचे धकेले जाना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा रूम था इम्प्रूवमेंट का हुकूमत के लिए। सर, आप रूम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हुकूमत के वसाइल देखें तो 35% तो आपके कर्ज़ों के दायियों में जा रहा है, 15% दिफा में जा रहा है, फिर 5% जो है हुकूमत के अपने जो रनिंग एक्सपेंस है, और इतना ही तकरीबन पेंशन में भी जा रहा है। 14% सूबों को दिया जा रहा है। अब ले दे के 10% बचता है, उसमें कहाँ से स्पेस निकालेगी हुकूमत? तो अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं, अगर उनको कट करने की कोशिश करते और इसको बढ़ाते स्टाइपेंड को, तो कहाँ पर गुंजाइश थी? देखें, सारी जो गुफ्तगू मैं सुनता आया हूँ, उसमें लोग अक्सर ये बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, लोग बात करते हैं रिसीट्स की। एक चीज़ जिस पे लोग बात नहीं करते और जो बजट जिसकी निशानदेही करता है, वो ये होता है कि बजट आपको उस माशरे की तरजीहात के बारे में भी बताता है, प्रायोरिटीज़। पैसा आपके पास अवेलेबल है। सवाल ये है कि माशरे ने या हुकूमत ने क्या गुर्बत के ख़ात्मे को तरजीह देनी है या नहीं देनी। अगर तो वो माशरा गुर्बत के ख़ात्मे को तरजीह देता है, उसको एक प्रायोरिटी समझता है, तो सम हाउ दी अदर फिस्कल रीअलाइनमेंट से या एक्सपेंडिचर्स की रीअलाइनमेंट और रैशनलाइजेशन से आपके पास इतनी स्पेस निकल सकती है कि आप इसको 500 बिलियन के ऊपर ले जाएं। एक इंटरेस्टिंग प्रपोज़ल आने वाले दिनों में ये हो सकता था कि आप ये देखें कि हमारा जो टोटल पेंशन आउटले है पाकिस्तान में, ये तकरीबन 480 बिलियन रुपए है। ये उस अमाउंट से भी ज़्यादा है जो कि हमारी हुकूमत को चाहिए तमाम कार्य सरकार चलाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में पेंशन्स किस तरह से बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रेटजी ये हो सकती थी कि एक पेंशन फ़ंड कायम किया जाए,
जिसकी रिटर्न से फिर पेंशन्स को दिया जाए, पेंशनर्स को पैसे दिए जाएं, पेंशन्स दी जाएं, जो कि उनका हक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट की, पाकिस्तान की सोसाइटी की सर्विस की है। वहाँ से आपको इस किस्म की फिस्कल स्पेस मिल सकती है। कितना फिस्कल स्पेस मिल जाएगा अगर आप बात करें 3-4 साल में ऐसा कोई फंड अगर क्रिएट किया जाए? लेकिन स्ट्रेट अवे 500 बिलियन तो मेरा ख्याल है कहीं नहीं गए। 500 से 600 बिलियन की एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस आपको मिल सकती है अगर आप एक सक्सेसफुली एक पेंशन फंड क्रिएट करते हैं। जब भी आप पैसे BISP या एहसास के क्लाइंट्स को, गरीब लोगों को देते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट चैरिटी। इससे आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव सोशल आउटकम्स आते हैं, आपकी सोसाइटी में मैल न्यूट्रिशन कम होती है, आपकी सोसाइटी में पावर्टी कम होती है, आपकी सोसाइटी में सेहत बेहतर होती है, और इसके ओवरऑल पॉजिटिव आउटकम्स होंगे आपकी इकॉनमी के लिए अगर आपकी लेबर फोर्स पास खाना अच्छा है और उनकी सेहत बेहतर है। सेकंड पॉइंट ये इसलिए ज़रूरी है कि ये सिर्फ खैरात नहीं है। जब आप इतना, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 250 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा BISP/एहसास के अंदर डालते हैं, तो ये एक तरह का फिस्कल स्टिमुलस है, बिकॉज़ जब भी आप लोगों को, गरीब लोगों को ये पैसे देंगे तो वो उनको स्पेंड करेंगे, वो एक्सपेंडिचर में लाएंगे, तो ये वापस इकॉनमी के अंदर आएगा। तो मैंने कुछ इसके ऊपर कैलकुलेशंस की थी और मैंने ये देखा कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट 250 अरब रुपया एक्स्ट्रा डालती है, क्या कहना चाहिए, इकॉनमी के अंदर, जैसे कि BISP या एहसास प्रोग्राम, तो ओवर 2 इयर्स ये एक्स्ट्रा 180 अरब रुपए बनते हैं इन टर्म्स ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि ये इसका एक इन्हेंस्ड इफेक्ट होगा। तो मैं यही समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुकूमत एक्सपेंडिचर करती है उसका ताल्लुक उस माशरे और उस हुकूमत की तरजीहात या प्रायोरिटीज़ से है। अगर आपकी प्रायोरिटी गुर्बत का ख़ात्मा है तो आपको उसके लिए फिस्कल स्पेस मिल जाएगी। चले, यहाँ मैं हुकूमती नुमाइंदा बन के आपसे बात करता हूँ। आपने तरजीहात की बात की, क्लियरली नज़र आ रहा है कि तरजीह इस वक्त जो तरजीह है वो ग्रोथ है। तो अल्टरनेटिवली ये भी तो हो सकता है कि जब GDP ग्रो करेगा, इन्होंने 4.8% का टारगेट रखा है, बाय द वे कोविड के बावजूद -0.4% से 4% पर आ गए तकरीबन। आई डोंट नो आप इसको इम्प्रेसिव कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने टारगेट रखा है 4.8% का, तो ग्रोथ होती है, इकनॉमिक एक्टिविटी पिक करती है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो वो भी इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग मेड्स हायर करेंगे, ड्राइवर्स हायर करेंगे, चौकीदार हायर करेंगे। तो एक तरह से आप उनको जो स्टीमुलस आपने देना था एहसास के ज़रिए, वो आप जॉब्स की सूरत में भी तो दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये करंट सिनेरियो में ये इतनी वर्क नहीं करेगी जितनी एहसास स्टाइपेंड को बढ़ाने से जो फ़ायदा होता? फारूक, दैट्स अ फेयर असेसमेंट। जब ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होती हैं और जॉब्स की पाकिस्तान में ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इन द करंट सिचुएशन आप कितनी जॉब्स क्रिएट कर लेंगे? पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 2 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत है, 2 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत है। तो आप, यानी 20 लाख जॉब्स की ज़रूरत है। आप इतनी जॉब्स मेरा नहीं ख्याल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ग्रोथ होती है किसी भी सोसाइटी में तो इन्वेरिएबली वहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर इजाफा होता है। तो ये जो स्टाइपेंड्स आप दे रहे हैं लोगों को एहसास और BISP प्रोग्राम के तहत, ये गुर्बत के लिए भी दे रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए भी दे रहे हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी कम हो। और मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि ग्रोथ के बारे में हुकूमत कहती है और उन्होंने कहा है कि ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। मुझे अभी तक ये एविडेंस नज़र नहीं आया कि उनकी डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ की और ये कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को कहा जा रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स की बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि माशरे में मज़ीद गुर्बत का इजाफा ना हो, क्योंकि ये हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सर अगर चले फिस्कल स्पेस को ही बढ़ाने की बात हो रही है ना, रिसोर्सेज एलोकेट करने की, तो अगर इस तबके को देना है तो रेवेन्यू भी तो बढ़ाई जा सकती है, वो भी एक तरीका है। तो अगर ग्रोथ होती है GDP की 4.8% जैसे फोरकास्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर है फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी इनकी, और अगले साल का टारगेट भी इन्होंने अच्छा बढ़ा रखा है, तकरीबन 5,800 अरब के करीब जो है टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। तो अगर हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाती है तो भी तो फिस्कल स्पेस बढ़ेगा और लोगों पे खर्च कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? देखें, रेवेन्यू के टारगेट्स के हवाले से कुछ आवाज़ें आई हैं। आई थिंक रियलिस्टिक
पिछले सालों के मुकाबले में ये एक रियलिस्टिक टारगेट लगता है। उसमें इतनी बड़ी जंप नज़र नहीं आ रही बिकॉज हमारी बेस थोड़ी सी ऑलरेडी हाई है। लेकिन अगेन देखिए, रेवेन्यू तो आपको बताता है ना कि गवर्नमेंट की रिसीट्स कितनी हैं, इसके यानी गवर्नमेंट के महसूलात कितने हैं। एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ आपको सिर्फ प्रायोरिटीज़ के थ्रू ही पता चल सकती हैं कि भले उनके पास इतना ज़्यादा महसूलात आ भी जाती हैं, क्या गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि वो BISP के एहसास को या पुअर प्रोग्राम्स के लिए उन पैसों को डबल करेगी। तो ये एक प्रायोरिटी इशू है। अच्छा सर, इस हुकूमत में जो सबसे एक बड़ा मसला रहा है वो इन्फ्लेशन का रहा है, और अभी बात हो रही है गुर्बत की, तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन से मिडिल क्लास के साथ साथ गरीब भी बहुत बुरी तरह पिसता है। और इस हुकूमत ने एडमिट भी किया बाद में जाके कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बजट दिया गया है, और इसमें अगर हम देखें रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है उसका 67% इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही हम इनक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मज़ीद बढ़ाते हैं। तो क्या अगला साल भी हम देख रहे हैं कि हाई एंड पे रहेगी इन्फ्लेशन? और साथ ही ये भी बता दें पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी। और आपने देखा होगा कि ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी है बल्कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें फ़ूड का कंपोनेंट या फ़ूड का वेट ज़्यादा होता है, वो तो तकरीबन 17-18% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक आने वाले दिनों में मैं इन्फ्लेशन को ऊपर जाता हुआ देखता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी इकॉनमी में एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, इन थ्योरी इन्फ्लेशन ऊपर जाती है। और इसका एक और रीज़न है फ़ारूक, और वो रीज़न ये है कि ग्लोबली एक बहुत से जो बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा सैलाब उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसकी वो निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी में बहुत मैसिव या बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस डाला जा रहा है, जिसका साइज़ तकरीबन $4 ट्रिलियन जिसका साइज़ है। और अभी से वहाँ पे ये आवाज़ें आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लेशन का सैलाब आने वाला है। अमेरिकन इकॉनमी का साइज़ इस कदर बड़ा है ग्लोबल इकॉनमी के हवाले से कि जब भी अमेरिकन इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन आती है तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो मैं आने वाले दिनों में एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, और जब भी एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपकी बिजली और तेल यानी कि पेट्रोल या डीज़ल ये महंगा होता है, और इसका फिर पास थ्रू इफेक्ट होता है बाकी हर चीज़ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारी हुकूमत के लिए कि आने वाले दिनों में वो इन्फ्लेशन के साथ कैसे ये मामले को कैसे देखते हैं वो। अच्छा, आपने इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर ली, और हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो $71 पर बैरल पे वापस आ गए हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो कोल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्टील रीबार के ऊपर जा रहे हैं, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, जैसे पाउडर मिल्क हम इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, पाम ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ हमारी आ रही है, इन्होंने टारगेट रखा 4.8% का, तो इंपोर्ट बिल तो फिर मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा। इनफैक्ट अभी 9 मंथ्स की बेसिस पे देखें तो तकरीबन $50 अरब की इंपोर्ट्स ऑलरेडी हो गई हैं। Yes. और अभी 3 मंथ्स बाकी हैं। ऐसा लग रहा है हम फिर अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ आएगी, और फिर ज़ाहिर है ये अगर इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं उस स्पीड से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एनर्जी चाहिए होगी हमें कंजम्पशन के लिए, और लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं जब ग्रोथ आती है, तो ये कैसे सस्टेन करेंगे इसको अगर ये एक्सपोर्ट्स उसी तरह से नहीं बढ़ा सके? और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोबारा से वहीं चले जाएंगे जहाँ 2018 में खड़े थे? लाइक इज़ इट अनदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन द मेकिंग? अगर यही ट्रेंड फ़ारूक कंटिन्यू करता है जिसकी अभी हम दोनों ने बात की है, स्पेशली इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस, तो यस हम फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सर एक मिनट जाके होल्ड करूंगा। जो हमारा ये क्राइसिस शुरू हुआ जहाँ से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में गए, अगर थोड़ा सा पिछली हुकूमतों में भी चले जाएं, ये बताएं ख़राबी हुई कहाँ से और क्यों हुई थी ये? देखिए, मेरी जो अपना एनालिसिस है वो मैं ये देखता हूँ कि जैसे, और मेरी अपनी रिसर्च भी इसके ऊपर थी पीएचडी में, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी कंजम्पशन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड है कि जब भी कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री में होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है। पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोगों की इनकम्स ऊपर जाती हैं। जब उनकी इनकम्स ऊपर जाती हैं तो वो बहुत सी चीज़ें परचेज़ करते हैं जो कि एनर्जी का इस्तेमाल जिनसे बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत गर्म मुल्क है, सबसे वन ऑफ द फर्स्ट परचेजेस जो होती है वो एयर कंडीशनर की होती है। फिर आपने देखा होगा कि सड़कों पे अब साइकिल नज़र नहीं आती, हर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है। कराची में तकरीबन
3 मिलियन 30 लाख मोटरसाइकिल्स हैं कराची के अंदर, तो उससे ये एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है, हमारी एक्सपोर्ट्स उस हवाले से या उस सेम रेशो से नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से ये एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जिसको बेसिकली आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कहते हैं, जो हम सस्टेन नहीं कर पाते, जो हम सस्टेन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें बार बार IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है कि जब दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी ऊपर चली जाए। हमारे पॉलिसी मेकर्स सर ने मैं वापस आता हूँ, ये आपने एक्सप्लेन तो कर दिया क्राइसिस हुआ क्यों था, लेकिन लग तो ये रहा है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग, क्या दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं? वही ग्रोथ का टारगेट सेट हुआ है, एक्सपोर्ट्स में हमें कोई खास खातिर नहीं, हुआ इजाफा नज़र नहीं आया। 9 मंथ्स का आप देखें फिजिकल डेफिसिट, दैट्स राइट, और पिछले 10 महीनों में से 5 महीनों में हम डेफिसिट में रहे। हुकूमत अभी तक स्टेटमेंट में सरप्लस दिए जा रही है कि हम 10 माह से सरप्लस में, लेकिन लेटेस्ट 5 मंथ्स में तो हम डेफिसिट में। फिर ये अगर 4.8% की ग्रोथ अचीव करते हैं और जो सारी एग्जाम्पल्स आपने दी, तो हम कैसे सस्टेन करेंगे इसको? फिर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा? देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, आप हुकूमत ने ये बात की है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे आने। अगर आपने देखा हो कि जो उनका जो प्लान है उसमें वो बता रहे हैं कि वो इन अबाउट 2 years वो चाह रहे हैं कि वो $35 बिलियन की एक्सपोर्ट्स के ऊपर चले जाएंगे, एज़ फार एज़ आई नो, जो मैंने पढ़ा है। तो उनका प्लान है इस गैप को नैरो करने का। देखें इसका दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक ऐसा पॉलिसी आर्किटेक्चर बना सकते हैं जिसमें आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स या रिन्यूएबल्स या सोलर एनर्जी के ऊपर जा सकते हैं, ताकि आपकी जो रिलायंस है ऑन एनर्जी वो कम हो। देखें एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ गाड़ियों में नहीं हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन से आपकी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक बेसिक इनपुट है इंडस्ट्री चल रही है पूरी, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ठीक है, आपको इंडस्ट्री को देनी है, लेकिन आप घरों को, होम्स को तो आप सोलर एनर्जी पे लेके जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली बड़े शहरों के अंदर ये सारा प्रोसेस अवेलेबल है कि आप सिर्फ आपको 9 NOC चाहिए होते हैं ये काम करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप इसको 1 विंडो ऑपरेशन बनाएं और लोगों को इंसेंटिव दें कि वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करें, तो दैट विल फ्री अप अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू एज फार एज दैट एक्स्ट्रा इंपोर्ट इज कंसर्न। नेट मीटरिंग पे जा सकते हैं कि नेट मीटरिंग एंटिटीज को बेचना शुरू कर दें सरप्लस। आप हमें जाना पड़ेगा इसकी तरफ। तो इस पे मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिसीज़ थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखें जब आप इंडस्ट्री को बिजली देंगे उसके रिटर्न ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं, वो एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा क्रिएट करती है और वो जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट करती है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, बट सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे, और एग्रीकल्चर वगैरह जहाँ पे ज़रूरत है डेवलपमेंट की हमें बहुत ज़्यादा, जो आपने कहा कि इन्वेस्ट करें अपने लोगों की तालीम पर, उनकी हेल्थ केयर के ऊपर, तो ये तो सूबों की भी जिम्मेदारी है। सारा तो वफाक नहीं करेगी, पहले इसका पैसा नहीं। तो आप सूबों के हवाले से क्या कहते हैं? स्पेशली अब सिंध और पंजाब का तो बजट भी आ चुका है, आपने शायद उस पर नज़र भी डाली होगी, क्या समझते हैं उनका बजट इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है? देखें मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सूबे की बात नहीं करना चाहता, मैं एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ एजुकेशन का जो ज़िम्मेदारी है वो सूबों की है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है, लेकिन इस सारे सोसाइटी में ना कोई फेडरल गवर्नमेंट है और ना कोई ये सब एक सोसाइटी है, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस किस्म का प्रेशर क्रिएट करें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि वो प्रो पीपल या प्रो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे हमारे लोगों के ह्यूमन कैपिटल में इजाफा हो। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक ख़ुलासा कर दें डिस्कशन का, जो भी बजट आया और प्रोविंशियल बजट्स भी आए, तो अगर हम गवर्नमेंट की जो इस वक्त तरजीहात हैं जो बजट में नज़र आ रही हैं, हमें रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, अगर आप उसमें कोई 2-3 तब्दीलियाँ करना चाहें, कोई 3, तो वो क्या करेंगे आप, अगर क्विकली बता सकें? देखिए नंबर 1 मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि पावर्टी एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आज पहले भी थी और अब बढ़ रही है, तो मैं ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना चाहता जहाँ एक तरफ इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ गुर्बत में इजाफा हो रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो एहसास/BISP प्रोग्राम है, इसमें अपनी एलोकेशन डबल करने की ज़रूरत है। 500 बिलियन यहाँ पे पैसे डालने की ज़रूरत है। आई थिंक नंबर 2
फिस्कल स्पेस की आपने मेरे से सवाल किया और बड़े टफ़ क्वेश्चंस थे और अच्छे क्वेश्चंस थे, और देखें उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में, महीनों में हमारी जो फाइनेंस टीम है वो जिस अंदाज़ में IMF के साथ अपनी नेगोशिएशन को चलाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी द की। माजी में, बल्कि हाल ही में अगर आप अर्जेंटीना का एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ही टफ़ नेगोशिएशन हो रही है IMF के साथ। तो आई थिंक हमारी नेगोशिएशन हैज़ टू बी वेरी गुड एंड वेरी सॉलिड। तो वीक क्यों है हमारी नेगोशिएशन? व्हाई इज़ इट वीक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इसका बेसिक रीज़न ये है कि कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पोजीशंस में लोग आकर काम कर चुके हैं जिनका माजी में इन इदारों से ताल्लुक़ रहा हुआ है। तो मे बी वो पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान के लोगों का केस इतनी अच्छी तरह से इस इदारे के सामने नहीं रख पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जब पाकिस्तान नेगोशिएट करने जाए IMF या वर्ल्ड बैंक या फॉर दैट मैटर किसी के भी साथ, तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिनका माजी में इन इदारों से कोई ताल्लुक़ ना रहा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा इम्प्रेशन आए कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट when these people are negotiating on our तीसरे behalf. पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो तनकीद होती है बेसिकली, और ये भी कहा जाता है कि इनको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लेकिन ये लोग तो रिज़ाइन करके आए हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरी बात, अगर ये पाकिस्तान में आए हैं तो इनके नीचे जो टीम्स काम कर रही है, जिनको ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी काबिलियत पे कर रहे हैं। जो टीम काम कर रही है वो तो दे हैव नोज ऑन द ग्राउंड, उनको तो ग्राउंड रियलिटीज़ पता है। तो अगर आप इससे एग्री करते हैं कि जो बाहर से आ रहा है उसको पाकिस्तानी मामला का इतना अच्छा नहीं पता, वो इतना अच्छा केस प्रेजेंट नहीं कर सकता? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आई थिंक उसको हमेशा मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। आप इसका एक मिसाल मैं ऐसे दूंगा। देखें, अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री से मिलिट्री एड लेते हैं, जंगी जहाज़ लेते हैं, वो फ़ॉरेन कंट्री अपना एयर मार्शल तो नहीं भेज देते ना यहाँ पर कि आप जाएं और पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ लग जाएं। तो ऐसे तो नहीं होता, बिकॉज ये हमारी सॉवरेंटी का इशू होता है। इसी तरह हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी का इशू है जब हम IMF से बात करते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल में कोई इबहाम, कोई अंदेशे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट सर, अगर कोई तीसरा सजेशन बजट को इम्प्रूव करने। थर्ड पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, उसमें अच्छी आवाज़ें आ रही हैं इस्लामाबाद से। मैं ये समझता हूँ कि हमें एजुकेशन के अंदर फोकस करना है, हमें अपने लोगों को पढ़ाना है, और हमें उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ और रीडिंग के अंदर दुनिया में सिंगापुर, फिनलैंड, ईस्ट एशियन कंट्री से compete कर सकें। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद में या हमारे पॉलिसी मेकर्स में कि समहाउ अगर आप अच्छे एक इकोनॉमिस्ट लगा देंगे तो हम एक कंपैरेटिव इकोनॉमी दुनिया में बन के उभरेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम compete नहीं कर पाएंगे दुनिया के साथ, हम कंपैरेटिव इकोनॉमी भी नहीं बन सकते, बिकॉज हमारी लेबर फोर्स के पास उस किस्म की नॉलेज या स्किल्स ही नहीं होंगी कि वो उस किस्म की वैल्यू एडिड चीज़ें बनाएं जिनकी दुनिया में डिमांड है और जिनसे हमारा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो गैप है वो फिल हो सके। तो मैं यही समझता हूँ कि इन द फाइनल एनालिसिस एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट इनपुट इन मेकिंग पाकिस्तान एन एशियन टाइगर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान का मसला यही है कि हम एक बूम और बस साइकिल में फंसे हुए हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई 4-5 साल का पीरियड ऐसा नहीं गुजरा जहाँ पे ये 5-6% की ग्रोथ को हम जो है सस्टेन कर सकें। होता यही है कि इकॉनमी हमारी टैंक करती है, फिर हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, और जहाँ पे वो 4-5% पे जाती है तो बेसिकली उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उसी तनासब से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाती और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाता है, और हमें IMF जैसे इदारों के पास जाना पड़ता है। हमारा जो कर्ज़ा है वो बढ़ता चला जाता है, और हुकूमत के पास बेसिकली कर्ज़ों की अदायगियों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं बचता, पैसे नहीं बचते कि वो आवाम की और मुल्क की तरक्की पे खर्च कर सकें। एक बार फिर से ये दावे किए गए इस बजट में कि ये जो ग्रोथ है ये बेसिकली सस्टेनेबल होगी और पिछली सारी जो ग्रोथ थी उनसे मुख्तलिफ होगी, यानी कि जो जिसमें हम सस्टेन नहीं कर पाते थे ये उससे मुख्तलिफ होगी। और साथ में ये भी दावा किया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, यानी जो निचला तबका है उसको भी इसका फ़ायदा होगा। ऐसा होता है या नहीं, ये फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपकी है, और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
और आपको लगता है कि ये आपको बेसिकली इन्फॉर्म कर रही है इकोनॉमिक जो हमारे प्रॉब्लम्स उसके हवाले से, तो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।